नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम जो दिसंबर और जनवरी 2025 और 26 के आसपास होने वाले हैं। तो उसी को टारगेट करते हुए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस नंबर 4 की ऑलरेडी आपको 3 प्रैक्टिस मिल चुके हैं और बहुत सारे दोस्तों ने इन प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट किया, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अब प्रैक्टिस नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव के शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है? देखो, इंसुलिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का स्राव हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो इसका मतलब है ग्लूकोज यानी कि शुगर बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों में शुगर नामक एक बीमारी हो जाती है। तो ये इंसुलिन जो होता है वो हमारे मानव शरीर में किस ग्रंथि से निकलता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है उसमें हम लोगों ने ये बना रखा है कि संसद में जब भी कानून बनेगा तो उसमें पहले बिल पेश होगा और ये बिल 5 टाइप के होते हैं। उनमें से एक बिल होता है दोस्तों मनी बिल। और मनी बिल के बारे में कहा जाता है कि ये मनी बिल होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, किसके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है किसी भी बिल को डिसाइड करने का, मनी बिल है या नहीं है। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो, और इसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 110 में है कि मनी बिल कैसे पेश होगा, मनी बिल क्या होगा। तो ये आर्टिकल 110, इस पर भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि मनी बिल का डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। अब देखिए, मनी बिल के बारे में एक चीज आपको और याद रखना है कि जैसे हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो मनी बिल होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में ही आता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। और अगर लोकसभा में मनी बिल फेल होता है यानी कि पास नहीं हो पाता, तो इसका मतलब होता है वर्तमान सरकार का गिरना तय है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और लोकसभा में उसको जो मेजॉरिटी होती है उसी की वजह से वो सरकार में रहती है। तो अगर लोकसभा में उनका बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सरकार को बहुमत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ यहां पे अंग्रेजों के कुछ गवर्नर जनरल के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कुछ फेमस वर्क या फिर कह सकते हो कि डिसीजंस। जैसे सबसे पहले देखते हैं, और आपको इसमें यह पकड़ना है कौन सा कार्य किस गवर्नर जनरल के सामने लिखा हुआ ठीक है। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं और इनके सामने लिखा हुआ है सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। तो देखिए दोस्तों, सहायक संधि को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में नहीं लाया था, वो लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में 3 चीजों को स्टार्ट किए थे। उन्होंने एक बंगाल में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट या आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था बोला गया, उसको स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने भारत में पुलिस व्यवस्था को भी स्टार्ट किया था। अब दूसरा है लॉर्ड डलहौजी और इनके सामने लिखा हुआ है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसका मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि लॉर्ड डलहौजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लॉर्ड लिटन और इसके सामने लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प की नीति। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, राज्य को हड़पने की जो नीति थी उसको लॉर्ड डलहौजी बहुत ज्यादा फेमस किया था और उसने अपनी इस पॉलिसी के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, तमाम जैसे बड़े बड़े जो स्टेट्स थे उस समय, जो देसी राजा हुआ करते थे, उन राज्यों को हड़प लिया था। तो यहां पे कहने का मतलब है लॉर्ड लिटन वाला भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हड़प नीति डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि यहां पे लॉर्ड कर्जन और उसके सामने पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। तो लॉर्ड कर्जन ने ही दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में हमारे देश का पहला
ऑल इंडिया लेवल का पहला मूवमेंट हुआ था जिसको स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं। और इसी स्वदेशी मूवमेंट का इफेक्ट था कि कुछ सालों के बाद अंग्रेजों को इस बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि बंगाल विभाजन का जो ये डिसीजन था इसको किस ईयर में अंग्रेजों ने वापस लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। देखिए सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल बनाते हैं। अब इस सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य से अलग अलग डिस्टेंस पे हैं और उनमें सबसे नजदीक जो सूर्य का ग्रह है वो है बुध और सबसे दूर जो है उसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको बड़ी रिवर्स का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक रिवर का नाम दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहला नाम है इंडस और उसके सामने दिया हुआ है श्योक। तो इंडस की क्या सहायक नदी श्योक है? तो बिल्कुल है, क्योंकि श्योक चाइना की तरफ से बहते हुए आती है और लेह लद्दाख के रीजन में सिंधु में मिल जाती है। तो ये तो हो गया सही, हमें गलत वाला पकड़ना है। गंगा और गंडक, तो गंगा की सहायक नदी गंडक है जो यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार के छपरा नामक स्थान पे जाके गंगा से मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। गोदावरी और मूसी ये रॉन्ग है, क्योंकि मूसी जो रिवर है दोस्तों वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, वो कृष्णा की सहायक नदी है। और ये जो मूसी नदी है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि तेलंगाना की जो कैपिटल है जिसको हम हैदराबाद बोलते हैं वो इसी मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अब आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है कृष्णा और तुंगभद्रा। तो जी हाँ, तुंगभद्रा रिवर कृष्णा की सहायक नदी है और ये वही तुंगभद्रा रिवर है जिसके किनारे पर 13वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, जिसकी कैपिटल वर्ल्ड फेमस हम्पी सिटी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी शिखर यानी कि हिमालयन पीक कहां पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में जितना भी हिमालय फैला हुआ है स्पेशली उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में 2 रिवर्स के बीच में फैले हुए हैं। एक तरफ इसकी बाउंड्री सतलज रिवर बनाती है और दूसरी तरफ इसकी बाउंड्री जो है कि काली रिवर बनाती है। तो ये पूरा का पूरा जो कुमायूं हिमालय है वो उत्तराखंड में है और उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट पीक बताइए। तो याद रखिएगा नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था जिसको वीर सावरकर ने द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग जगहों से लीड कौन कर रहा था। जैसे यहां पे एक तरफ 1857 के विद्रोह के प्लेसेस हैं और दूसरी तरफ उनके लीडर्स कहां कहां पे कौन कौन थे। जैसे सबसे पहला नाम है लखनऊ। लखनऊ में लीड कर रही थी अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल। तो पहले का हो गया 4 यानी कि ए का हो गया 4, तो यहां पे बी और डी सही बच रहे हैं, ये 2 तो हट ही गए। कानपुर में कौन लीड कर रहा था? तो नाना साहब और तात्या टोपे यानी कि बी का हो गया आपका 3। तो बी का हम लोग कर लेते हैं 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो गया सही। अब बच गया 2 और 1, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बिहार में कौन कर रहा था? कुंवर साहब और रोहिलखंड यानी कि आज के समय में यूपी का जो बरेली वाला रीजन है वहां पर इसको लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। इसके अलावा 2 और रीजन हैं जहां पर इसको लीड किया गया था। एक झांसी में तो आपको पता ही होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। और एक दिल्ली में मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह सेकेंड यानी कि जफर जो थे वो लीड कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल के किस नेता के शिष्यों को यानी कि फॉलोअर्स को युवा बंगाल यंग बंगाल बोला जाता था? तो उनका नाम याद रखिएगा, हेनरी डेरोजियो। ये हेनरी डेरोजियो फ्रेंच का रहने वाला एक घड़ीसाज था जो इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया और इसी के फॉलोअर्स वहां पे यंग बंगाल के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापमान या तापांतर सबसे कम होता है? देखो तापांतर का मतलब होता है जो दिन में या फिर पूरे साल में कह लो जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है उसका डिफरेंस। तो अगर आप पृथ्वी पे जाओगे तो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जिसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा या फिर इसी को हम इक्वेटर लाइन
बोलते हैं, तो यहां पर ये जो लाइन है इसके आसपास पूरी साल भर सूर्य का जो तापमान होता है लगभग एक समान होता है। तो यहां पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो सबसे कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ आप, चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ, तो वहां पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, एनुअल डिफरेंस, वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 6 महीने तो यहां रात होगा और रात में टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा 6 महीने तक, और 6 महीने दिन होगा तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे यहां पे कम जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कहां होगा, तो इक्वेटर पे होगा, भूमध्य रेखा पे। और अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो याद रखिएगा पोल्स पे, जिसमें यहां पे आर्कटिक सर्कल लिखा हुआ है जो नॉर्थ पोल होता है, और अंटार्कटिक सर्कल कहां पे होता है, वो साउथ पोल पे होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला विजिटर कौन था, यानी कि इंडिया आने वाला इतने सारे ऑप्शंस में सबसे पहला विदेशी कौन था। तो इसमें याद रखिएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक बड़ी वर्ल्ड फेमस बुक लिखी थी, इंडिका, और इस इंडिका में उन्होंने उस टाइम के इंडिया को मतलब कि एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा अलबरूनी, फायान और वेनसांग। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जो फेमस राजा था गुप्ता एम्पायर का, उसके कोर्ट में आया था। वेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था। और अलबरूनी तो लुटेरा जो महमूद गजनवी था उसके साथ यहां पर आया था। और अलबरूनी की बड़ी फेमस किताब है तहकीक-ए-हिंद या किताब-ए-उल-हिंद, उस पर भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले इंडिया में आने वाला कौन है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। देखो सोन नदी का नाम ही सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके रेत में ऐसा बोला जाता है कि सोना पाया जाता है। और सोन नदी साउथ इंडिया से आकर गंगा में मिलने वाली इकलौती ऐसी रिवर है जो कि मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि साउथ इंडिया से आकर गंगा में मर्ज होती है। और सोन और गंगा जहां पे मर्ज होती है वहीं पे बिहार की कैपिटल पटना सिटी बसी हुई है। तो आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहा है कि सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को कैश में पेमेंट करना स्टार्ट किया था। क्योंकि इसके पहले के जो राजा वगैरह थे ये अपने सैनिकों को कोई जमीन उमीन दे देते थे, बोलते थे कि इस जमीन से जो किराया आएगा इससे तुम अपना काम चलाओ या इस पर खेतीबाड़ी करके काम चलाओ। लेकिन कैश के रूप में जो पेमेंट स्टार्ट किया था वो दिल्ली सल्तनत का बहुत ही फेमस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ ही मार्केट रिफॉर्म्स करता है, बाजारों में सुधार करता है और अपने सैनिकों को एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए हुलिया और डाक प्रथा का स्टार्टअप करता है। हुलिया में वो सैनिकों का हुलिया लिखवाता है कि फला सैनिक कैसा दिखता है, और डाक प्रथा में अपने घोड़ों पर एक स्पेशल मुहर लगवाता है या उनको दाग लगाता है जिससे पता चले कि ये सुल्तान के घोड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर से सिक्किम तक अगर हिमालय पे आप यात्रा करते हो तो इनमें से बहुत सारे आपको हिमालयन पास यानी कि दर्रे मिलेंगे। इन दर्रों का सही क्रम आपको बताना है कि अगर हम कश्मीर से सिक्किम की तरफ जाएं तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर हम कश्मीर से सिक्किम की तरफ जाते हैं तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट मिलेंगे। कश्मीर मिल गया, लेह लद्दाख मिल गया, हिमाचल प्रदेश मिल गया, उत्तराखंड मिल गया, इसके बाद आपका यहां पे सिक्किम मिल गया। अब दर्रों को देखते हैं। सबसे पहला दर्रा देखते हैं जोजिला। दोस्तों जोजिला लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर की घाटी को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। तो सबसे वेस्ट में आपका हो गया जोजिला। इसके बाद इसमें एक और दर्रा का नाम है सिपकिला। अब सिपकिला जो है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पास है जहां से सतलज रिवर इंडिया में तिब्बत से एंट्री करती है। तो ये दूसरे नंबर पे हो गया सिपकिला। हमको यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखना है। अब लास्ट बच रहा है नाथुला। नाथुला दर्रा बहुत फेमस है, सिक्किम में है और एंशिएंट टाइम में इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था वो नाथुला दर्रे से होता था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, सबसे पहले जोजिला, फिर सिपकिला और उसके बाद नाथुला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना किस साल शुरू की गई थी। तो ईयर याद रखिएगा 1998 और 99। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इन्होंने किसानों को एक क्रेडिट स्कीम लॉन्च किया था कि किसानों को फसल बोने से पहले अगर पैसे की जरूरत है,
खेती करने से पहले अगर जरूरत है पैसे की तो वो इस स्कीम के तहत पैसा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो जो इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी इंडिया में 3 टाइप की होती है। आर्टिकल 352 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है अलग अलग राज्यों में, और 360 के तहत हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, जो अब तक इंडिया में 3 बार लग चुकी है। एक बार लगाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया चाइना वार के टाइम, 2 बार लगाया उनकी बेटी यानी कि इंदिरा गांधी ने। इंडिया बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ तो उस समय बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर, और एक उन्होंने लगाया था इंटरनल डिस्टरबेंस वगैरह को लेकर। तो कहने का मतलब है जब भी आपातकाल दोस्तों लगता है तो उस आपातकाल के ड्यूरेशन को एक बार में अधिकतम कितने दिन तक हम बढ़ा सकते हैं, तो याद रखिएगा 1 साल के लिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होगा 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बढ़ाने का मतलब कह सकते हो कि टेंडेंसी है, या इसका जो एक तरीके से नंबर है, ये अनलिमिटेड है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार आपातकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो जब तक आपातकाल लागू है। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपातकाल खत्म हो रहा है, उस आपातकाल के डिसीजन से, यानी कि जब आपने लिया कि अब आपातकाल खत्म हो रहा है, उस डेट से 6 महीने के अंदर लोकसभा के अगले चुनाव आपको कराने ही कराने हैं। तो यानी कि उसके बाद 6 महीने से ज्यादा आपातकाल एक्सटेंड नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये बिल्कुल आंखों से संबंधित है। और इस रोग में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो हमें बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखती हैं। तो ये यहाँ पे जैसे अगर नाम है निकट दृष्टि दोष, तो ये मत समझिएगा कि निकट की चीजें हमें बेकार दिखेंगी और दूर की सही दिखेंगी। निकट की अच्छी दिखेंगी और दूर की बेकार। और दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होगा, दूर की चीजें अच्छी दिखेंगी और निकट की वस्तुएं क्या होंगी, वो धुंधली दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है जो निम्न कारणों से होता है। तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे बड़ा कॉज है जिसके रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्यों होता है, तो ये सूर्य की किरणों के कारण होता है। अब सूर्य की ढेर सारी किरणें यहां पर आती हैं, उनमें से वो कौन सी रेज है जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बिल्कुल याद रखिएगा अवरक्त किरणें या फिर इंफ्रारेड। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम बताइए। तो अगर आप हिमालय के एक्सपेंशन को देखोगे तो हिमालय या वेस्ट में एक नंगा पर्वत नाम का जगह है लेह लद्दाख में, वहां से स्टार्ट होकर ईस्ट में बिल्कुल यहां पे अरुणाचल प्रदेश में एक और जगह है या एक और पीक है जिसका नाम है नामचा बारवा, वहां पे खत्म होती है। यहां पर एक सिंटेक्सियल मोड़ होता है जिससे ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंट्री करती है और यहां पे सिंधु रिवर पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बिल्कुल बीच में विस्तृत है हमारा ग्रेट हिमालय, और इसका सबसे जो वेस्ट बाउंड्री है वो नंगा पर्वत बनाता है, और जो सबसे इसका ईस्ट बाउंड्री है वो नामचा बारवा बनाता है। तो यहां पे बिल्कुल याद रखिएगा किस स्टेट में है नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो स्टेट है आपका केरला। केरला वो स्टेट है जो ओवरऑल लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, पुरुष लिटरेसी रेट में सबसे आगे है और महिला लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट होता क्या है, तो लिटरेसी रेट का मतलब इंडिया में कहा जाता है कि 7 साल या उससे ज्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति या बच्चा अगर लिखना और पढ़ना जानता है तो वो साक्षर है यानी कि लिटरेट है, अगर नहीं लिखना पढ़ना जानता है तो वो इलिटरेट है। तो जब भी हम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता को चेक करते हैं इंडिया में तो एज कंसीडर करते हैं 7 ईयर, 7 साल या उससे ज्यादा के लोगों को। अब आपके घर का कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, अब वो पढ़ना लिखना नहीं जान रहा है तो आप उसको भी अनपढ़ नहीं बोलोगे। अनपढ़ वो कब कहलाएगा, जब उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 साल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में हमारे संविधान के प्रारंभ में
कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को आया और उस समय हमारे पास टोटल मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी 7 थी और इसमें एक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको लेकर बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा था। गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम्स या योजना वगैरह को अच्छे से नहीं लागू कर पा रही थी। जैसे इसको ये समझ लो, सड़क बनाना है, सड़क बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन आम जनता के पास है। अब सरकार कह रही भैया आप जमीन दो तभी तो हम सड़क बनाएंगे। आम जनता कह रही है कि जी जमीन हमारा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी हमारा मूल अधिकार है, हम आपको नहीं देंगे। अब सरकार कैसे उनकी जमीन छीन पाएगी? अगर जबरदस्ती लेगी तो वो सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, फिर न रोड बनेगा न देश में डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सब कारणों से 1978 में, बिल्कुल याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया और शुरू के 7 मूल अधिकार बचकर 6 रह गए। और आज के डेट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी जस्ट अधिकार है, यानी कि लीगल अधिकार है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जितने भी खट्टे फल है, संतरे, नींबू, इन सब में बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी का एक और नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किस वैज्ञानिक ने लिखी थी? तो ये नाम याद रखिएगा, स्टीफन हॉकिंग। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? अगर भारत के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जिसमें दिल्ली आता है, मुंबई आता है, चेन्नई आता है, कोलकाता आता है, बेंगलुरु आता है, इन सब में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जो है दोस्तों वो याद रखना मुंबई। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वाज, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। देखो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय में नेपाल नामक देश में स्थित है और इस पर भारत की जो पहली महिला थी 1984 में चढ़ने वाली, उनका नाम था बछेंद्री पाल, जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तराइन का सेकेंड वार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किस साल लड़ा गया था? देखो तराइन का जो पहली लड़ाई थी ना, वो हुई थी 1191 में और इस लड़ाई को पृथ्वीराज चौहान ने जीता तो वो गोरी को अभय दान दे दिए, जीवन दान दे दिए कि जा गोरी मैं तुझे छोड़ रहा हूं, अब भाग जा, दोबारा इंडिया में मत दिखना। पृथ्वीराज चौहान ने इंडियन हिस्ट्री में यह बहुत बड़ी गलती की। अगर उन्होंने 1191 में गोरी को खत्म कर दिया होता तो शायद गोरी दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ा। थोड़ी दूर के बाद वो जाता है, अपनी आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज करता है और 1192 में एक ही साल के अंदर वो दोबारा अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे, जिसको हम तराइन का सेकेंड वार बोलते हैं। और इस युद्ध में गोरी भारी पड़ता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और यहीं से इंडिया में मुसलमान शासकों का स्टार्टअप होता है। गोरी काफी साल तक यहाँ पे रहता है इंडिया में और फाइनली 1206 में पूरा का पूरा दिल्ली का आधिपत्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला जाता है और तभी से अंग्रेजों के आने तक इंडिया में इन मुसलमान शासकों का, चाहे वो दिल्ली सल्तनत रहा हो या फिर मुगल एम्पायर रहा हो, उनका शासन रहा। इसके बाद दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1192। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महान अशोक यानी जो ग्रेट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो कलिंगा इंडियन हिस्ट्री का बहुत फेमस वार है और इस युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था जिसको देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने जीवन भर युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपनाकर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इवन अपने लड़के और लड़की को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो ये जो कलिंगा वार है इंडियन हिस्ट्री का, वो किस साल लड़ा गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा 261 BC। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महरौली में आप जाओगे तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है। इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको कई चीजें मिलेंगी। एक तो कुतुब मीनार मिलेगा, एक अलई दरवाजा मिलेगा, वहां पर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मिलेगा। इसके साथ ही आपको वहां पर एक चीज और मिलने वाली है, वो है एक आयरन पिलर जो हजारों साल से ऐसे ही क्या है, धूप में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, यानी कि खुले में रखा हुआ है, लेकिन उस आयरन पिलर पे जंग नहीं लगता। तो
कई बार पेपर्स में आता है कि इस आयरन पिलर को ओरिजिनली किसने बनवाया था, तो वो गुप्ता एम्पायर के किसी राजा ने बनवाया था, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास की फैक्ट्री यानी कपास मिल, कॉटन मिल कहां स्थापित की गई थी, तो वो उस जगह का नाम याद रखिएगा। जो भारत की पहली कपास की फैक्ट्री थी वो कहां पर, मुंबई में। वैसे दोस्तों आप पढ़ोगे कि 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लॉस्टर में, कोलकाता जो है इस कोलकाता के फोर्ट ग्लॉस्टर में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्टार्ट की, लेकिन ये पहली फैक्ट्री जो है कि फेल हो गई। फिर इसके बाद बंबई में 1854 में दूसरी फैक्ट्री या फिर कह सकते हो कि सक्सेसफुल कॉटन फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ज्यादातर ऑप्शन मुंबई ही होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिविल सेवा में प्रवेश के लिए परीक्षा के माध्यम से खुली प्रतियोगिता की प्रणाली किस साल शुरू की गई थी। तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज हैं, जिसे आज हम यूपीएससी या फिर आईएएस पीसीएस का एग्जाम बोलते हैं, इस परीक्षा को या इस सेवा को स्टार्ट करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। और शुरू में यह कंपटीशन में नहीं होता था, यह सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व होता था। फिर इंडियंस ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, तब जाकर इस एग्जाम को या इस सर्विस को एग्जाम बेस्ड पे कॉम्पिटिटिव बनाया गया। और पहला साल था वो 1853, जब इसको क्या किया गया, कॉम्पिटिटिव बनाया गया। तो याद रखिएगा यहां पे 1853। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे इंडिया के पहले उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने इस सिविल सर्विस एग्जाम को जैसे ही कॉम्पिटिटिव हुआ तो उन्होंने क्रैक किया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। देखो दिल्ली से पहले अंग्रेजों ने पूरा का पूरा अपना सेंट्रल जो है कि कोलकाता में बनाया था, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने का जो डिसीजन था वो 1911 में आता है अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने दिल्ली दरबार में ये डिसीजन लिया कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनने का काम चालू हो गया। और आज की डेट में हम जिसको नई दिल्ली बोलते हैं, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, इन सब का निर्माण जो है कि 1931 में जाकर पूरा हुआ। तो स्पेशली लॉर्ड इरविन के टाइम इस नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। वैसे हम लोगों ने डिसीजन कब ले लिया था दिल्ली को राजधानी बनाने का, तो वो 1911 में। तो ये भी दोनों डेट याद रखिएगा कि दिल्ली का फॉर्मल इनॉग्रेशन एज ए कैपिटल 1931 में होता है, लेकिन उसका जो अनाउंसमेंट होता है कि दिल्ली भारत की अब राजधानी हो गई है वो 1911 में ही हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सेशंस के बीच अंतराल कितने समय से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारे यहाँ एक नियम ये चल रहा है या कह लो ट्रेडिशन चल रहा है कि साल भर में ये दोनों जो सदन होते हैं 3 सेशंस करते हैं। एक होता है विंटर सेशन और एक होता है मानसून सेशन और एक होता है बजट सेशन। तो कभी भी आप देखोगे कि इन सेशंस के बीच इतने से ज्यादा समय का गैप नहीं होता है, वो समय है 6 महीने। तो कभी भी आप याद रखिएगा 6 महीने से ज्यादा का गैप 2 सेशंस के बीच पार्लियामेंट में नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ह्यूमन सेल का पावर हाउस बोला जाता है या प्लांट सेल का पावर हाउस बोला जाता है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नाम का वहां पे एक एनर्जी यूनिट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी इस पूरी बॉडी को काम करने की एनर्जी जो है कि मिलती है। तो ये कई बार आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो एनर्जी जनरेट करता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और रिसेंटली 2025 में इसको बेस्ट बैंक इन इंडिया या फिर कह लो बेस्ट कंज्यूमर बैंक इन द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला। तो ये एसबीआई पहले इंपीरियल के नाम से जाना जाता था और इंपीरियल बैंक कब बना था, 1921 में। और फिर बाद में आजादी के बाद 1955 में भारत सरकार ने 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया और इसका नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। देखो जब भी आप व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म या फिर शीशे से उस पार कराओगे तो आप देखोगे कि उसके जो व्हाइट लाइट होते हैं उसमें कई कलर होते हैं और हर कलर का जो लेंथ होता है, वेवलेंथ, वो अलग अलग होता है, जिससे वो पूरा का पूरा साफ दिखने लगता है कि एक व्हाइट लाइट में कई सारे कलर होते हैं। ये पूरा का पूरा जो कलरों का ये पूरा का पूरा
स्पष्ट पैटर्न बनता है वो किसके कारण बनता है, तो वो लाइट के विक्षेपण या फिर डिस्पर्शन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत फेमस योद्धा था जो कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारा था। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री में समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त अपने पूरे राइन के दौरान या अपने पूरे शासन के दौरान एक भी युद्ध नहीं हारता है और तमाम सारे जो है कि साम्राज्य को एक्सपेंड करता है। तो बिल्कुल यहां पे याद रखिएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि जो पीतल होता है पीतल कैसे बनता है। तो देखो पीतल को बनाने के लिए दो एलिमेंट्स या दो धातुओं को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। वो दो धातु कौन कौन से होते हैं, तो कॉपर और जिंक होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉपर को हम टिन के साथ मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो याद रखना, अगर कॉपर और टिन को आप मिलाते हो पिघलाकर तो इससे आपको एक नया मेटल मिलेगा जिसको ब्रोंज बोलते हैं। ब्रोंज का मतलब होता है कांसा या कांस्य। ऐसे ही पीतल बनाने के लिए आपको कॉपर के साथ क्या मर्ज करना होगा, जिंक मर्ज करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ डिवैल्यूएशन। देखो डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब कोई भी देश या कोई भी सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर करती है किसी और करेंसी की तुलना में। जैसे भारतीय रुपया है, अगर डॉलर की तुलना में वो कमजोर हो रहा है मार्केट के बेस पे तो ठीक है, चलो मार्केट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन सरकार जानबूझकर अगर अपनी करेंसी को कमजोर कर दे तो आपको सोचने वाली बात है। लेकिन हमारी सरकार ने अब तक 4 बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया है और इस हर बार एक जो ईयर है याद रखिएगा, 1946 में पहली बार डिवैल्यूएशन हुआ, फिर 1966 में डिवैल्यूएशन हुआ, फिर 1991 में 2 बार हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। तो अब तक हम लोग 4 बार डिवैल्यूएशन कर चुके हैं। डिवैल्यूएशन का मेन पर्पज यही होता है, इससे जो हमारे सामान होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, जिससे विदेश में हमारे सामान की जो होगी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो निर्यात होंगे, निर्यात हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहां पे बिल्कुल याद रखिएगा, हम अपने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन करते हैं। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, IISc। तो IISc वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और इसका जो मेन कैंपस है दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने का अधिकार देता है। देखो जब भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को खोलोगे तो संविधान के पार्ट 2 में जैसे ही जाओगे आप देखोगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें स्पेशली आपका जो आर्टिकल 11 है उसमें यह लिखा गया है कि संसद जब चाहेगी तब नागरिकता संबंधी कानून वगैरह बना सकेगी या उसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकेगी। तो अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसके तहत पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर अमेंडमेंट या फिर कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशुओं में यानी कि जो नए नए बच्चे पैदा हुए होते हैं उनमें हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो ये लगभग 300 होती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो एडल्ट हो जाते हैं हम आप जैसे, तो उनकी बॉडी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो घटकर 206 हो जाती है। तो अब इसका रीजन ये होता है कि कई सारी हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर एक हो जाती हैं, जिससे उनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके आज के मॉक टेस्ट के। अगस्त 2025 में आयोजित देश का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल किस स्थान पर ऑर्गेनाइज किया गया। देखो खेलो इंडिया 2018 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कैंपेन है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पिछड़े क्षेत्रों से जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको बड़े लेवल पे लाना है। तो खेलो इंडिया के यूथ गेम्स, खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बहुत सारे पैरा गेम्स, बहुत सारे एडिशंस होते हैं। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एडिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है वाटर स्पोर्ट्स। और ये पूरा का पूरा जो वाटर स्पोर्ट्स हुआ वो डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2025 को PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कुल कितने साल हो गए। तो साल याद रखिएगा 10 साल, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त
2014 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत फेमस योजना है। इस योजना के पहले आप इमेजिन करो कि इंडिया में जस्ट 20 to 25% लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, लेकिन आज अगर हम देखें इस योजना ने 10 सालों में इतना अच्छा काम किया कि अप्रोक्स 80% 85% इंडियंस बैंक अकाउंट होल्डर हो गए हैं, क्योंकि इस योजना के तहत आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलोगे, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखने की वहां पे कंपलसरी नहीं है। आप यहां पे डेबिट कार्ड की फैसिलिटी पाते हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पाते हो। तो यहां पे बहुत सारी जो एक आम जनता होती है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनके लिए ये जो पीएमजेडीवाई योजना है और इसके तहत जो खाते खुल रहे हैं जीरो बैलेंस पे, बहुत कारगर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच किस देश ने दिया है? तो उस देश का नाम याद रखिएगा, यूएस। हमने यूएस के साथ इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का निर्णय लिया है और उसी एडिशन या फिर कह सकते हो कि सेल के तहत अमेरिका ने पहला बैच हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको। जून 2025 में प्रकाशित वर्ष 2025 के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 99। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी देश अपने आने वाले जनरेशन्स को ध्यान में रखकर रिसोर्सेज या अन्य चीज़ों को यूज करता है, ताकि जैसे पेट्रोल है तो ताकि हम ऐसे पेट्रोल यूज करें कि हमारी जनरेशन में ही वो ना खत्म हो, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बचा रहे। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना, और इस मामले में इंडिया की जो रैंक है ओवरऑल वो 99 है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने जून 2025 में द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है? तो भारतीय क्रिकेट में गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में लिखा, कैसे वो क्रिकेट में आते हैं, क्रिकेट में वो कैसे संघर्ष करते हैं, अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले यानी कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो कि 5 जून को मनाया गया था, 5 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्पेशल पौधा लगाया गया था पीएमओ में, वो या प्रधानमंत्री आवास में। उस पौधे का नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सिंदूर। पौधे का नाम है सिंदूर। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी का उद्घाटन किया है? तो वो भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का ये जो कूनो नेशनल पार्क है 2022 में भारत का वो नेशनल पार्क बना था जहां पे इंडिया में चीतों को दोबारा रिहैबिटेट कराया गया था। आपको पता होगा 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीता को इंडिया से क्या किया था? एक्सटिंक्ट कर दिया था, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी चीता नहीं बचे थे। तो 2022 में भारत सरकार दोबारा से नामीबिया, अफ्रीका के जंगलों से उनको लाकर यहाँ रिहैबिटेट करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहां आयोजित किया गया? तो वो देश का नाम याद रखिएगा, पलाऊ के प्रेसिडेंट ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण, समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपने देश के डूबने के खतरे के प्रति पूरी दुनिया को अवेयर करने के लिए ये लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया, यानी कि पानी के अंदर उनका पूरा इंटरव्यू हुआ और ये संदेश देना चाहते थे कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करोगे तो जैसे आज हम डूब रहे हैं, आने वाले समय में पूरी धरती डूब जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे इसी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। एक और देश है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इसने तो ये डिसीजन ले लिया कि अपनी पूरी की पूरी जनता को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर रहा है टेम्परेरी, और जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो ये वापस अपने देश जाएंगे। उस देश का नाम क्या है? आज के मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया? तो इनका नाम याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो।
मारिया कोरिना मचाडो को जैसे ही दोस्तों नोबेल प्राइज मिला पीस का, इन्होंने ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मचाडो ने भी वेनेजुएला में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसको स्टेबल करने के लिए, वहाँ पे जो भी झगड़े वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी रोल निभाया और इसी वजह से इनको ये शांति का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपने इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे मॉक टेस्ट का यानी कि 50 क्वेश्चन का ये जो मॉक टेस्ट है इसकी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।